नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत में नक्सलियों पर तेजी से नकेल कसी जा रही है। मोदी सरकार की कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन अभी भी देश के 45 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें बिहार के 10 जिले शामिल हैं। आज एक बार फिर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक बुलाई है, ताकि नक्सलियों के खात्मे की जोर शोर से तैयारी की जा सके। तो नक्सलवाद के खात्मे पर आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ 10 राज्यों के सीएम की मौजूदगी इस बैठक में आपको नजर आएगी। विज्ञान भवन में नक्सलवाद के खात्मे पर यह बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक में नक्सलवाद की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक है। सीएम नीतीश समेत 10 राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक होती हुई नजर आएगी। नक्सलवाद के खात्मे पर यह बेहद खास और महत्वपूर्ण बैठक विज्ञान भवन में होने वाली है। नक्सलवाद के खात्मे पर इसमें चर्चा की जाएगी, जिसमें सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं और इन 10 जिलों को भी शून्य तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे नक्सलियों पर यहां पर भी नकेल कस दी जाए, इसे लेकर के महत्वपूर्ण बातचीत जो है आज संभव है। तो नक्सलवाद को लेकर के आज की ये बैठक जो विज्ञान भवन में होने वाली है वो बेहद खास है। बिहार के 10 नक्सल प्रभावित जिलों की अगर बात करें तो ये 10 नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते चलें। औरंगाबाद, जहां पर नक्सली अभी भी एक समस्या है, बांका, गया, साथ ही जमुई में भी इस वक्त 10 नक्सल प्रभावित जिलों में जमुई का नाम भी शामिल है। कैमूर में नक्सली अभी भी समस्या के तौर पर, लखीसराय, मुंगेर, ये वो तमाम जिले हम आप तक बता रहे हैं जिनमें अभी भी नक्सली एक समस्या है और इन समस्याओं पर कैसे समाधान पाया जाए। नवादा, रोहतास और पश्चिमी चंपारण 10 जिले नक्सल प्रभावित अभी भी हैं और इन 10 जिलों में कैसे सुरक्षा के मद्देनजर तमाम कवायदे की जा सकती हैं, इसे लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं। अमितेश, आज की ये बैठक जो विज्ञान भवन में आयोजित है, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस बैठक में चर्चा होगी। नक्सलवाद, जिस नक्सलवाद को अब काफी हद तक कंट्रोल में किया गया है, जिलों की संख्या कम हुई है, राज्यों में इसका विस्तार जो अब तक हुआ करता था उसे रोका गया है। आज की इस बैठक को किन मायनों में बेहद खास माना जाए? देखिए, आज की जो बैठक है उसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। मीटिंग अभी 10 बजे शुरू होनी है, अभी जस्ट शुरू भी हुई है, चूँकि गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले ही विज्ञान भवन पहुंचे हैं। तो समीक्षा होगी नक्सल प्रभावित राज्यों में जो भी वहां पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के चर्चा जरूर होगी, चूँकि डीजीपी हैं और मुख्य सचिव भी हैं हर राज्य के, जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उन राज्यों के। तो चर्चा इस बात पर होगी कैसे नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए, चूँकि जब से गृह मंत्री बने हैं अमित शाह तब से देखा जा रहा है कि नक्सलियों की जो गतिविधियाँ वो कम हुई हैं और हिंसा में काफ़ी कमी भी आई है। तो निश्चित रूप से इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए और शून्य तक लाया जाए, कैसे नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला करके नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र को काफ़ी कम किया जाए, नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उनको शून्य तक कैसे लाया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी, समीक्षा होगी, आगे का रोड मैप तैयार होगा। इसके साथ विकास, नक्सल प्रभावित
प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं, जो भी जिले हैं, वहाँ पर विकास की गतिविधि को कैसे अंजाम दिया जाए, जो विकास की गतिविधि लगातार पिछले कई सालों से चल रही है और उसमें कैसे तेजी लाई जाए और नक्सली प्रभावित जो जिले हैं वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर भी रोड मैप तैयार होगा। तो कुछ ना कुछ देखा जाए तो इसमें दोनों बातें हैं, एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक तेवर, दूसरी तरफ न्याय के साथ विकास। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि न्याय के साथ हमें विकास करना है और ख़ासतौर से बिहार में जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से उनकी तरफ से भी यही लाइन रहा है और इसी सिद्धांत के तहत आगे बढ़ते हैं। बार बार वो इस बात को दोहराते भी हैं कि न्याय के साथ हमें विकास करना है, आगे बढ़ना है और नक्सलियों के खिलाफ जो भी अभियान है, अभियान में आक्रामकता के साथ साथ विकास की गाड़ी को भी कैसे पटरी पर लाना है और आगे बढ़ाना है उस एरिया में, ताकि ज़्यादा लोग नक्सलियों के प्रभाव में न आ सकें और नक्सली गतिविधियों को शून्य तक लाया जाए। इस तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जब अपनी बात रखेंगे तो उनकी तरफ से भी जो मुख्य जोर होगा वो न्याय के साथ विकास पर ही होगा। बिल्कुल अमितेश, इसके साथ ही साथ नक्सल प्रभावित जिन जिलों का हम जिक्र करते हैं, चाहे वो बिहार से संबंध रखते हों या फिर झारखंड के वो नक्सल प्रभावित जिले हों, सुरक्षा उन इलाकों में एक बड़ी चुनौती भी होती है राज्यों के लिए और राज्य से इतर केंद्र के लिए भी। यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटेजी, एक अलग रणनीति बनाई जाती है। उस दृष्टिकोण से भी आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। कोविड के चलते पिछले साल यह मीटिंग नहीं हो पाई थी। 2019 में मीटिंग हुई थी और अमूमन देखा जाता है हर साल नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें डीजीपी भी रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं और उनके साथ एक बैठक होती है केंद्रीय गृह मंत्री की। तो 2019 में बैठक हुई थी अगस्त महीने में, लेकिन 2020 में यह बैठक नहीं हो पाई थी कोविड के चलते। एक बार फिर से 2021 में यह बैठक हो रही है तो निश्चित रूप से चर्चा इसी बात पर होगी कि नक्सल प्रभावित राज्यों में किस तरह से विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाया जाए। केंद्र की तरफ से जो भी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, जो सपोर्ट दिया जा रहा है राज्यों को, तो राज्य और केंद्र में बेहतर तालमेल कैसे हो, राज्यों की डिमांड क्या है, उनकी समस्या क्या है। तो चूंकि दोनों में कम्बिनेशन की ज़रूरत है और इस बात पर केंद्र लगातार जोर देता रहा है कि एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित राज्यों में जो भी नक्सली गतिविधियाँ हैं उनको कैसे कम करना है, उनके खिलाफ आक्रामकता भी दिखानी है। तो इन बातों पर एक रोड मैप तैयार होगा और पूरी जो बातचीत होगी, आज जो चर्चा होगी जिसमें डीजीपी रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे इसमें। तो गृह मंत्री की तरफ से क्या इसमें तमाम चीज़ें सामने आती हैं, उनका जो शुरुआती भाषण होगा उसके बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन मुख्य रूप से सरकार की तरफ से यही तैयारी है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज किया जाए और दूसरी तरफ विकास की गाड़ी को भी आगे बढ़ाया जाए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जिससे नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब न हो पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से विज्ञान भवन, जहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक के साथ ही किस तरीके से राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से रहे और उस कोऑर्डिनेशन के साथ इन नक्सलियों पर नकेल कसी जा सके, उन जगहों पर विकास को और रफ्तार दी जा सके जहां पर नक्सली एक बड़ी समस्या है, उन्हें भी विकास के उन आयामों तक पहुंचाने की जरूरत होगी, जिसे लेकर के आज इस बैठक में महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। और आज बिहार के 151 पंचायतों के भाग्य का फैसला होने वाला है। 24 सितंबर को पंचायत चुनाव के पहले चरण में 10 जिलों में मतदान हुआ और आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सात नंबर सरकंडा है, 8 नंबर गोविंदपुर है। जमुई में पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। केकेएम कॉलेज में मतगणना का काम इस वक्त सुबह 8 बजे से ही शुरू है। आज सिकंदरा प्रखंड के 13 पंचायतों का परिणाम सामने होगा। पहले चरण में 1095 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद मतगणना का काम शुरू हो गया है। देख सकते हैं जमुई जिला मुख्यालय का केकेएम कॉलेज मैदान है और कॉलेज का भवन है जहां पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। बता दें कि 24 सितंबर को पहले चरण में सिकंदरा प्रखंड के 13 पंचायतों में मतदान हुआ था।
जिसके बाद आज सुबह 8 बजे से नामांकन का काम शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर में परिणाम भी आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे बता दो कि अगर नामांकन जो मतगणना केंद्र है वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा के सुरक्षा कड़ी व्यवस्था है। मतगणना केंद्र के बाहर भी अगर देखा जाए तो वहाँ भी कड़ी, जो भी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है। अब बता दें कि लगभग यहाँ पर 13 पंचायत में 1095 प्रत्याशियों का भविष्य यहाँ पर तय होगा उनका आज। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो जो 13 पंचायत में अगर ईवीएम से वोटिंग हुआ था, जिसमें मुखिया के पद थे, वार्ड सदस्य के पद थे, लेकिन वहीं पर मतपेटी जो मतपत्र से भी डाले गए थे, जो पंच और सरपंच के वोट लिए गए थे। ऐसे में परिणाम यहाँ पर ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम का उपयोग किया गया है, तो परिणाम जल्द आएगा जिसका ईवीएम से हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव में मतगणना केंद्र जमुई में ही, जिला मुख्यालय में ही बनाया गया है। पहले होता था कि पंचायत चुनाव का मतगणना प्रखंड में ही होता था, लेकिन इस बार पहला बार ऐसा व्यवस्था की गई है कि मतगणना का सारा काम जिला मुख्यालय का एक ही केंद्र में होगा। सो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो मतगणना केंद्र पर सरगर्मी बन गई है और मतगणना शुरू हो चुका है और परिणाम भी अब आना जल्द ही शुरू हो जाएगा। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, नवादा में भी मतगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है। गोविंदपुर प्रखंड की 9 पंचायतों में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ था और जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144 लागू कर दी है और इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। गोविंदपुर प्रखंड के कुल 9 पंचायत हैं जहां पर 977 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला सामने होगा। मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के प्रथम चरण का मतों की गणना आज शुरू हो गई है। इस वक्त कन्हैयालाल साहू कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। इस वक्त अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि प्रथम चरण में जो पंचायत निर्वाचन हुआ है उसका आज मतगणना का दिन है और मतगणना को देखते हुए हम लोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जो राउंड वाइज है माइकिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, उसके हम लोग पल पल की सूचना देंगे, रिजल्ट के बारे में बताएंगे और विधि व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सर, कितने टेबल लगाए गए हैं? टेबल का कंसेप्ट है कि जिस पंचायत का इलेक्शन, जिस ब्लॉक का इलेक्शन होता है, जितना मैक्सिमम वार्ड होता है तो यहाँ 16 वार्ड है मैक्सिमम। अगर टोटल 9 पंचायत है उसमें से जो किसी भी पंचायत का मैक्सिमम जो है 16 वार्ड है, उतना टेबल हम लोग लगाए। जो चुनाव मतदान के प्रक्रिया के बाद जो कर्मी मतों की गिनती में लगाए गए हैं उनके क्रमबद्ध यहाँ पे लगाया गया है और सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही उन्हें यहाँ पे एंट्री दिया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कन्हई कॉलेज में सारी व्यवस्था कर ली गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 8 बजे से ही मतों की गिनती शुरू होनी है। और आज गोविंदपुर के कुल 9 पंचायतों का आज होना है, जिसमें 923 लोगों के भाग्य का आज पिटारा खुलेगा, जिसमें से 77 मुखिया उम्मीदवार का आज फैसला होना है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब बिहार में आइए तो कोरोना टेस्ट की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूर लाइए, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के मामले भले कम आ रहे हों, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं, वहां से बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले के आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। महाराष्ट्र और केरल से अगर आप बिहार आ रहे हैं तो वैसे तमाम यात्रियों पर विशेष तौर पर नजर रहेगी। ये नियम सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वालों पर लागू होंगे। राज्य सरकार का ये नया नियम आज से लेकर 15 नवंबर तक लागू रहेगा और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसमें फैसला लिया गया। तो देखिए, फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के आधार पर पटना से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को पटना जिला प्रशासन ने आगाह कर दिया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर जिला प्रशासन अब इसे लेकर बेहद अलर्ट है। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जिसमें डीएसपी और प्रोटोकॉल अफसर समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को शामिल किया गया है।
टीम ने कई जगहों पर इसे लेकर छापेमारी भी की है और पटना से डीएम चंद्रशेखर सिंह से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पटना एयरपोर्ट से फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट के आधार पर जर्नी करने का मामला सामने आया और इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, काफ़ी गंभीरता से लिया है पटना के जिलाधिकारी ने इस मामले को। क्या मामला है, किस तरीके का मामला पटना एयरपोर्ट से फर्जी? पटना एयरपोर्ट के जो निदेशक हैं उनके माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ हम लोगों को, जिसमें बताया गया है कि जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव, जो कुछ जगह अनिवार्य है यात्रा करने के लिए फ़्लाइट से, तो उसमें लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि कुछ फर्जी रिपोर्ट जनरेट हो रहा है कहीं से और वो सर्कुलेट हो रहा है। तो उन्होंने एक पत्र भेजा है, उसके आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाया है जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी भी हैं, हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने रखा है लोगों को। वो लोग सर्वे भी किया है, रेड भी किया है। तो अभी तक उसमें कुछ इस प्रकार का हम लोगों को मिला नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी हम लोग संपर्क में हैं और जो फर्जी रिपोर्ट कहा जा रहा है उसका सैंपल हम लोगों ने मांगा है कि हमको उपलब्ध कराएं ताकि उस पर हम लोग विस्तृत जांच, उसकी गहन जांच कर सकें। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस प्रकार का अगर प्रयास होता है तो ये एक तरह से जो हेल्थ हजार्ड है, जिसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं और वो फिर फेल हो जाएगा, इसलिए बहुत ही गंभीरता से इसको हम लोग ले रहे हैं। लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे जो जर्नी करते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, उन लोगों से ये है कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है और विधिवत जो जांच है उसको करा लें। 72 घंटे का समय है, उसमें जांच करा लें और अगर का फर्जी रिपोर्ट लेकर के यात्रा करते हुए जो मिलेंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे FIR दर्ज करते हुए, और जो लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर यात्रा कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो नेक्सस है उसमें शामिल लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से खाकी वर्दी दागदार होती नजर आई जब एक चौकीदार के बेटे ने पिता की वर्दी पहनकर शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। आपके सामने इस वक्त वो तस्वीर, ग्रामीणों ने जब उसे पकड़ा और उससे अपनी पहुंच और पैरवी की ये धौंस दिखाने लगता है। हालांकि सूचना मिलने पर मुशहरी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। जांच में अल्कोहल पीने की पुष्टि भी की गई है। आरोपी की पहचान मुशहरी थाने में तैनात चौकीदार महेश पासवान के पुत्र धर्मेंद्र के रूप में हुई है। वहीं डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। साथ ही चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसकी वर्दी जो है वो बेटे ने कैसे पहनी। चौकीदार की लापरवाही सामने अगर आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी का पुत्र वायरल है जी। मुशहरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो नशे की स्थिति में थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। सुबह से शाम तक लगातार हम ऐसी नकारात्मक खबरों से घिरे रहते हैं। ऐसे में कभी कभी मानवता के प्रति हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको एक बार फिर लगने लगेगा कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। यह खबर आपको मानव मूल्यों में विश्वास जगाने का काम करेगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग पत्थर के स्लैब से टिका बेसुध पड़ा है। एक शख्स उसे सहारा दे रहा है। वहीं एक नाई ब्रश से उसकी दाढ़ी में लेदर क्रीम और पानी लगाकर झाग पैदा कर रहा है। ठीक ठाक मात्रा में झाग निकलते ही नाई उस तूरे से उसकी दाढ़ी बनाता है। दाढ़ी बनाने के बाद एक कूली और 2 लोग सहारा देकर उस बेसुध से बुजुर्ग को नई सफेद धोती पहनाते हैं और फिर एक खाकी वर्दीधारी उसे अपने हाथों से कुर्ता पहनाता है। ये तस्वीरें मुंगेर के जमालपुर स्टेशन की है। किसी रेलवे स्टेशन पर ऐसी तस्वीरें आप पहली बार ही देख रहे होंगे। तस्वीरों को देखकर आपको लगता होगा कि ये बेसुध बुजुर्ग उस खाकी वर्दीधारी शख्स का पिता या कोई करीबी रिश्तेदार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुजुर्ग पिछले 15 दिनों से जमालपुर रेलवे स्टेशन के किसी एक कोने में बेसुध पड़ा था। उसे ना तो खाने पीने की सुध थी और न नित्य कर्म की। रेलवे यात्रियों को जब दुर्गंध आई तो किसी ने रेल पुलिस को इसकी सूचना दी। रेल पुलिस जब वहां पहुंची
तो कंबल में लिपटे उस बुजुर्ग को बदहवास देखा। आरपीएफ के हेड कांस्टेबल अनुराग ने अपनी ड्यूटी से बढ़कर मानवता के धर्म को निभाया और बुजुर्ग को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए, फिर खाना खिलाया। कुछ दिनों की सेवा से जब बुजुर्ग ठीक हुआ तो उसने अपना पता बताया। उसके बाद अनुराग ने बुजुर्ग के रिश्तेदारों की तलाश की और उसे उनके घर तक पहुंचाया। सर वो हम तो जब मिले उनसे तो हमने देखा था कि वो पूरा जो है कंबल में लपेटे हुए हैं, तो एक तो मानवता के नाते हमको लगा कि नहीं उनका सेवा होना चाहिए और मैंने किया। राम कथा के सिलसिले में ये बुजुर्ग अक्सर अपने घर से बाहर जाया करता था, लेकिन आखिरी बार जब वो अपने घर से बाहर निकला तो काफी समय तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश भी की लेकिन वो नहीं मिला। आरपीएफ के हेड कांस्टेबल अनुराग ने जो किया वो अपने आप में एक मानवता की मिसाल है। ये तस्वीरें मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को मजबूत करती है और इंसानियत के प्रति विश्वास जगाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।